नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और मैं भुवन अपूर्व झा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति सरसाने वाला, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला। मातृभूमि का तन मन सारा, मातृभूमि का तन मन सारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हमारे राष्ट्र का विज्ञान प्रगति पथ किसी गाथा से कम नहीं है। हमारी गौरवशाली विज्ञान परंपरा और इतिहास के कई अध्याय हैं, कई पड़ाव हैं। कालक्रमणिका की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप ये पावन भूमि विश्व को अनेकानेक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद प्रदान करती रही और आज भी करती है। आधुनिक दौर में हमारे वैज्ञानिक विकसित देशों के वैज्ञानिकों की तुलना में कहीं अधिक उपलब्धिशील हैं। खासतौर से अगर आर्थिक संसाधन परिप्रेक्ष्य के पहलू को भी इस समालोचना में शामिल किया जाए। हम अपने देश का जौहर बहुत जल्दी दिखा देंगे। हम अपने देश का जौहर बहुत जल्दी दिखा देंगे। चलेंगे हम वही रास्ता जो कुछ नेता बता देंगे। चलेंगे हम हमें नहीं भूलना चाहिए कि विदेशी शासन के दौर में इस क्षेत्र में अपनी विशिष्ट चुनौतियां थीं। उस जमाने में वैज्ञानिक अनुसंधान में अग्रसर कई भारतीयों को भेदभाव का सामना करना पड़ा। कभी अपने स्पष्ट स्वभाव के कारण यातनाएं भी भोगनी पड़ी। क्रांतिमय वक्तव्यों के लिए जेल भी जाना पड़ा। परंतु हर किसी ने ज्यादतियों के बावजूद अपना वैज्ञानिक उपक्रम जारी रखा, हर चुनौती के समक्ष। आजादी मिलने के बाद इन सब की जिजीविषा देश को आधुनिक बनाने में जो रंग लाई, वो विश्व के समक्ष है। और हमारी ये प्राचीन परंपरा आज भी नए अवतार में भारत को साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नित नए आयाम दे रही है, अंतिम जन तक इसके लाभ पहुंचा रही है। हमारा देश विज्ञान, कला, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत की अद्भुत संगम स्थली रहा है सहस्त्राब्दियों से। क्या ही संयोग है कि 19 अगस्त को मनाया जाने वाला विश्व फोटोग्राफी दिवस भी हमारी इसी महान परंपरा का ही एक सूक्ष्म प्रतिनिधि उदाहरण है, एक तरह की लघु प्रचिति। वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र के विस्तृत परिप्रेक्ष्य में समग्र विश्व के उन सभी वैज्ञानिकों को पत्रिका का सादर नमन, जिन्होंने सदियों के अनुसंधान के पश्चात फोटोग्राफी की मूल विधा को विकसित किया, हमेशा के लिए, मानवता के लिए। साथ ही मनःपूर्वक भावांजलि देश के उन सभी फोटोग्राफर्स को जिनकी बदौलत आजादी के अमृत महोत्सव में 150 वर्षों से भी अधिक के कुछ महत्वपूर्ण क्षण आज की पीढ़ी के समक्ष जीवंत हो उठते हैं। विदेशी हुकूमत की दमनकारी नीतियों को उजागर करने के लिए निर्जीव छवियों के ही सशक्त किंतु सजीव माध्यम से। सुनते रहिए राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती। पत्रिका का समय समय पर प्रयास रहता है श्रोताओं को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हो रहे नवीनतम टेक्नोलॉजी के विकास के बारे में अवगत कराना। समाचारों में आए दिन ड्रोन्स के विविध उपयोगों के उदाहरण हमें देखने सुनने को मिलते हैं। आपको याद होगा, इसी वर्ष बीटिंग रिट्रीट समारोह में एक अनूठे रंगारंग ड्रोन शो का आयोजन किया गया था। आइए मिल आते हैं उसी कार्यक्रम की रचयिता टीम की सदस्य, नेशनल टेक्नोलॉजी डे पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक डॉक्टर सरिता अहलावत से। कुछ रोचक अंश। ड्रोन्स की दुनिया। मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि अभी लोगों को टेक्नोलॉजी, ड्रोन में इंटरेस्ट आ रहा है। तो जब आप ड्रोन की बात करते हैं तो काफ़ी सिंपल है, बट बाय डेफिनेशन ड्रोन का मतलब ये है, ड्रोन फॉल्स इनटू दिस कैटेगरी कॉल्ड यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल।
मतलब कि छोटा एयरक्राफ्ट जो हवा में उड़ रहा है जिसमें इंसान नहीं है बट कंट्रोल्ड बाय इंसान। तो इसीलिए इसमें बहुत इंटरेस्ट है, बिकॉज आप कुछ उड़ा पा रहे हैं, उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, उसका बहुत सारे फंक्शन है, चाहे आप एग्रीकल्चर में ले लीजिए, सर्वेलेंस में ले लीजिए। मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा यहाँ पर। जैसे ही आपने उड़ान की बात की तो बचपन की किताबों के वो पन्ने याद आते हैं जहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन और एवियोनिक्स से जुड़े हुई कुछ कुछ चीजें और फार्मूले बताए जाते थे। तो सबसे पहला सवाल हमारे श्रोताओं का ये रह सकता है कि क्या एक ड्रोन एक एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर की तर्ज पर ही होता है? तो हाँ, अगर सिंपल शब्द में आप सोचो तो एयरक्राफ्ट ही है। इनफैक्ट हम लोग उसको एयरक्राफ्ट ही कहते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। पर उसमें अगर आप देखें तो अभी हम टेक्निकली अगर सोचते हैं तो ड्रोन में 3 पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ड्रोन को उड़ाने के लिए पहले आपको मोटर्स चाहिए, एंड मोटर्स के ऊपर प्रोपेलर लगते हैं जो उसको हवा में उठाते हैं, और उसको फिर गाइड करने के लिए आपको जीपीएस चाहिए, बिकॉज ड्रोन सड़क पे नहीं है तो आसमान में जा रहा है, और आसमान में उसको ज़रूरी जानना है कि वो है कहाँ। तो इसीलिए उसको कॉन्स्टेंटली सैटेलाइट से बात करना होता है। तो एक हर ड्रोन पे एक जीपीएस रहता है। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ड्रोन का ब्रेन, तो जिसको हम लोग फ्लाइट कंट्रोलर बोलते हैं। तो जो फ्लाइट कंट्रोलर होता है वो ही डिसाइड करता है कि ड्रोन को कितना ऊपर जाना है, नीचे जाना है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस इकट्ठे करता है और फिर इंस्ट्रक्शंस देता है। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जैसे फ्लाइट कंट्रोलर, जीपीएस, और जो मोटर को कंट्रोल करता है उसको मोटर कंट्रोलर। और बाकी तो आप सोच लो केसिंग ही है, उसके ऊपर आपने कपड़े चढ़ा दिए। तो ड्रोन अगर देखा जाए हर सेंस में बहुत ही सिंपल एयरक्राफ्ट है। इससे सिंपल एयरक्राफ्ट आप बना नहीं सकते। और इसको अगर आप देखें तो भी बच्चे भी ऑपरेट कर लेते हैं एक रिमोट कंट्रोल लेके। और आप उसको देखो तो आप ऑटोनोमस भी बना सकते हैं कि आपको कोई ऑपरेटर नहीं चाहिए, आप इसको कंप्यूटर के द्वारा भी फुली कंट्रोल कर सकते हैं। ये बताइए कि ड्रोन अभी सिर्फ साइज के लिहाज से एक बड़ी सी तश्तरी, एक बड़ी सी प्लेट होती है, उसके ऊपर एक डोम होता है, बस उसी मिनिएचर या उससे थोड़ा सा बड़ा, या फिर और बड़े बड़े साइज के भी ड्रोन्स होते हैं? अगर आप साइज में देखें तो ड्रोन बहुत छोटा भी हो सकता है। कितना छोटा हो सकता है? छोटे अपने हाथ में फिट हो जाएगा, एक उंगली में फिट हो जाएगा। तो जैसे बहुत छोटे छोटे ड्रोन्स भी हैं। एंड अगर आप बड़ा देखो तो प्रीडेटर ड्रोन्स भी हैं। अभी इनफैक्ट अल जवारी की जो डेथ हुई है, जो टेररिस्ट थे, तो एक प्रीडेटर ड्रोन्स भी हैं, बहुत बड़े हैं बट वो भी अनमैन्ड हैं। तो दे लुक हाफ द साइज ऑफ हेलीकॉप्टर। एंड इनफैक्ट अभी ड्रोन्स हैं जो उनको आप एयर टैक्सी बोलते हैं, जिसमें कि आप इंसान को भी बिठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते ऐसा हैं। मतलब शुरू होने वाले हैं या हो चुके हैं? हो चुके हैं। तो एयर टैक्सी पे बहुत काम हो गया है, फाइनल स्टेजेस में है। यूएई में सबसे ज़्यादा हो रहा है। इंडिया में भी एयर टैक्सी बनी है, डिफेंस के लिए भी बनी है। तो एयर टैक्सी आने वाले टाइम में बहुत यूजफुल रहेगी। ड्रोन हर साइज के होते हैं, छोटे हाथ में फिट होने से लेके हेलीकॉप्टर के साइज के। तो डिफरेंस सिर्फ ये है कि उसमें इंसान को आप एलिमिनेट कर सकते हो, कोई ड्राइवर नहीं चाहिए। एयर टैक्सी मतलब आप एज अ कस्टमर बैठ जा रहे हैं उसके ऊपर, वहां बटन दबाइए कि मुझे अभी जयपुर जाना है कहीं, तो आपको लेके जाएगा। तो अभी आपको ऑपरेटर नहीं चाहिए। तो ऑटोनोमसली टैक्सीज बन रहे हैं। और 2021 में जून में हमने 50 ड्रोन उड़ाए, उसमें इंडिया का झंडा बनाया और कुछ एनिमल शेप्स बनाए, और ये हमने लिंक्डइन पे डाल दिया। और जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने वो देख लिया, बिकॉज वो वीडियो काफी वायरल हो गया था, तो विद इन डेज दे अप्रोच्ड अस कि आपने तो 50 ड्रोन बना लिए, तो बड़ी बात है, आप 1000 बना सकते हैं। तो मैंने बोला कि सर देखो 5 साल तो हो गए, 1000 बना सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। अभी हमें आता है बनाना, बिकॉज हमने फ्लाइट कंट्रोलर, जीपीएस, मोटर कंट्रोलर, डिजाइन सब तो खुद कर लिया है। और जो आप पैटर्न देखते हैं उसकी प्रोग्रामिंग सब खुद से की है। वी सेड कि हो जाएगा, रिसोर्सेज चाहिए। तो उन्होंने हमें मदद किया, लोन ये सब दिलाने में। और फिर जून से लेके दिसंबर तक हमने 1000 ड्रोन बनाए। और सारे ड्रोन आप विश्वास नहीं करेंगे आईआईटी दिल्ली में बने, यहीं टेस्ट हुए। एंड आईआईटी ने बहुत मदद किया कि जगह दी हमें, बड़ा स्पेस दिया। और जनवरी में हमने उनको उड़ाया। तो 1000 ड्रोन एक साथ उड़ाए, वो बहुत बड़ी बात है टेक्निकली स्पीकिंग। और वो वर्ल्ड में हमें खुद ही नहीं रियलाइज हुआ कि हमारा नंबर 4 हो गया नाम एज ए कंट्री। एंड उसमें फिर हमने, जैसे मिनिस्ट्री ने बोला कि आप कुछ देशभक्ति जैसे कुछ सिंबल डालिए, तो हमने फिर इंडिया बनाया, गांधी जी बनाए, झंडा बनाया, मेड इन इंडिया लायन, और शहीद स्मारक बनाया। तो वो सब टीम ने फीडबैक ले लेके बनाना सीख लिया। तो पहले तो हम सिर्फ ड्रोन उड़ा रहे थे, तो जैसे आपने बोल रहे फीडबैक दिया कि ये होना चाहिए, वैसी प्रोग्रामिंग की, इससे हमें बहुत मदद होगी कि पूरा पैकेज हमें करना आ गया।
कि हमें ड्रोन बनाने से ड्रोन क्या कर सकता है, वहां तक हम लोग सीख गए। उसकी वजह से फिर हम लोग 1000 ड्रोन उड़ा पाए और अभी हम लोग बड़े गोल पे जा रहे हैं। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि 1000 ड्रोन्स को एक साथ उड़ाना। जब ये इकट्ठा स्वॉर्म करते हैं तो क्या ये टकराते नहीं है आपस में? ये बहुत ही आपने सही सवाल पूछा है और यही था कि आपके सामने प्रधानमंत्री बैठे हैं, प्रेसिडेंट बैठे हैं विजय चौक पे। हम लोग क्या करते हैं कि हवा में डालने से पहले सारे जो डिजाइन होता है उसको हम सिमुलेटर में डालते हैं। तो हमने पहले खुद से एक सिमुलेटर बनाया है। तो मान लीजिए 1000 ड्रोन है, 500 जो भी डिजाइन है उसको पहले सिमुलेटर में चेक करते हैं कि जो जो डिजाइन बनेंगे ड्रोन पास में आएंगे, दूर जाएंगे, तो वो क्या एक दूसरे से नजदीक तो नहीं आ पा रहे हैं। तो सिमुलेटर से हम अवॉइड करते हैं, देखते हैं और जहां मिस्टेक होती है उसको ठीक करते हैं। उसके बाद ही हम फाइल ड्रोन के ऊपर डालते हैं। तो पहले हम कंप्यूटर पे चेक कर लेते हैं सब सेफ है, फिर हम ग्राउंड पे चेक करते हैं। पर ऐसा नहीं कि ग्राउंड पे सारे कर लेते हैं, बैचेस में करते हैं। अगर आपको 1000 ड्रोन करने हैं, पहले आप 100, फिर 200, 500, ताकि आप धीरे धीरे चेक करो कि हाँ जो आपने कंप्यूटर में देखा वो रियल में भी। तो मोस्टली कंप्यूटर में हम देखते हैं तो ठीक ही निकलता है। ऐसे कभी नहीं हुआ कि कंप्यूटर ने बोला ठीक है और बाहर में आके टकरा गए, ऐसे नहीं होता है। तो सिमुलेटर हमारा खुद का बनाया है और बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये हमें बचाता है, तो टाइम भी बचता है उससे। क्या ये ड्रोन्स आपस में भी कम्युनिकेट करते हैं, आपस में भी बात करते हैं क्या ये? वेरी गुड क्वेश्चन। तो जो हम ड्रोन स्वॉर्म इंडियन एयरफोर्स के लिए बना रहे हैं वो आपस में बात कर, जैसे हम इंसान कैसे बात करते हैं, एक दूसरे को देख लेते हैं, सुनते हैं, तो वो ऑटोनोमस होते हैं और दे आर इंडिविजुअली बहुत केपेबल रहते हैं। उनके ऊपर एक छोटा कंप्यूटर भी रहता है, तो दे हैव विजन, तो सुनते हैं और डिसीजन लेते हैं। जैसे ड्रोन का मैं आपको बताती हूँ कि 2 लिमिटेशन होते हैं, फ्लाइट टाइम और पेलोड, कि ड्रोन कितना दूर जा सकता है और कितना वजन उठा सकता है। तो ये जो ड्रोन है बहुत छोटे हैं, तो इनकी क्षमता एलईडी के अलावा उठाने की कुछ है ही नहीं। तो ये ड्रोन बहुत मिनिमम इंटेलिजेंस में काम करता है। तो ये ड्रोन नीचे बेस स्टेशन से बात करता है। तो सारे ड्रोन हैं कंटिन्यूअसली बेस स्टेशन पे बात करते हैं। तो जो हमारा यूजर है उससे बात करते हैं और कॉन्स्टेंटली वो पूछते रहते हैं कि मैं सही जगह पे हूँ, सही जगह पे नहीं हूँ, तो वो करेक्शन हम लोग भेजते रहते हैं। अब आई बात आपस में बात करने की, तो आपस में ये ड्रोन नहीं करते हैं, पर अगर इसमें हम थोड़े फीचर्स लगाएं तो कर सकते हैं। तो दे आर केपेबल, बट हमने हटा के रखा है ताकि उनका वजन हम लोग कंट्रोल कर लें, क्योंकि अगर वजन ज्यादा होगा तो फ्लाइट टाइम कम हो जाएगा और वो उड़ नहीं पाएंगे। उत्सुकता ये है जानने की कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को आपने कभी जन्माष्टमी से जोड़ा है? अरे इनफैक्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब हम शुरू में बड़े ड्रोन को छोटा कर रहे थे तो हमने बड़े ड्रोन पे ये लगाया था एलईडी। तो सबसे पहला हमारा ड्रोन जो लाइट शो था वो दशहरा पे था। तो आईआईटी में हम लोग रावण जलाते हैं और उसमें दशहरा बनाते हैं। तो तब मैंने डायरेक्टर को बोला कि सर रावण की वजह हम ड्रोन में क्यों नहीं उड़ाते हैं? तो सर ने बोला दोनों करते हैं। तो पहले हमने 10 ड्रोन जो पोखरन से वापस लाए थे उनमें एलईडी लगा के हमने दशहरा पे उड़ाया था। उसके पहले आता है जन्माष्टमी। हमने बहुत कोशिश की थी एलईडी लगा के, और उस दिन एक ड्रोन घास में फंस गया। तो हमारा पहला जो ड्रोन लाइट शो था वो जन्माष्टमी पे ही होना था। एक ड्रोन घास में फंस गया और दूसरा पेड़ पे चढ़ गया, तो वो हमारा ड्रोन लाइट शो कैंसिल हो गया। और हम कृष्ण जी से जैसे उद्दंड बालक होते हैं जैसे कभी बाल कृष्ण थे। हमारे ड्रोन भी ऐसे शुरू में सुन नहीं रहे थे, तो जन्माष्टमी से दशहरा पे हमारा हुआ। और इसीलिए फिर हमने ड्रोन्स को छोटा करना शुरू किया कि अगर ये भागे भी तो कुछ तो बचेंगे जिनके साथ आप शो कर सकते हो। ड्रोन्स की दुनिया आईआईटी दिल्ली से जुड़ी बॉट लैब की वैज्ञानिक डॉक्टर सरिता अहलावत को आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री ने मन की बात में औषधीय पौधों के क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे स्टार्टअप्स का विशेष उल्लेख किया था। वैज्ञानिक रुचि रखने वाले एक आम श्रोता को भी इस दिशा में उत्सुकता हो सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में अब लोग अधिक जागरूक होने लगे हैं। लखनऊ चलते हैं और कुछ सवाल पूछते हैं। सीमैप केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रबोध कुमार त्रिवेदी से। सगंध सेनानी। अपने जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम था, आयुर्वेदा, यूनानी,
किसी आयुष मोड में जितने भी प्लांट्स होते हैं, जो भी मेडिसिन होते थे, तो आप शुरुआत में देखें कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती थी पहले, तो क्या होता था, वो पेड़ पौधों पे ही निर्भर रहता था। किसी को जुकाम हुआ, फीवर आया, एक दादी जी ने एक काढ़ा बनाया और पिला दिया था और ठीक हो जाते थे। तो अगर देखें कि हमारा जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम था वो बेस्ड था पूरा मेडिसिनल प्लांट्स पे, और धीरे धीरे हम उसकी महत्व खो रहे थे। कोविड के टाइम में देखें, जब डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रहे थे, तो लोगों का रुझान फिर उस तरफ बढ़ा। और आजकल मैं देख रहा हूँ उसको इतनी ज़्यादा उसकी मांग बढ़ गई है मेडिसिनल प्लांट्स की। तो जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, इसका मतलब वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। और जहाँ तक एरोमेटिक प्लांट्स की बात करें, आप सुबह अगर सो के उठते हैं और अपने बाथरूम में जाते हैं, टूथपेस्ट उठाते हैं तो आपको मिंट की स्मेल आती है। सोप उठाते हैं तो उसमें लेमन ग्रास होगा। तो सुबह से लेके शाम तक आप जितनी भी चीज़ें यूज करते हैं, उसमें आप देखेंगे एरोमेटिक प्लांट्स का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इस कारण से हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारी जो डेली यूज की चीज़ों के लिए हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गतिविधियों के रूप में अगर देखें तो जो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हैं जी, उनकी हम चाहे उच्च वैरायटियाँ निकालनी हैं अगर, तो एक तो हम ब्रीडिंग के थ्रू निकालेंगे। तो हम ब्रीडिंग करते हैं, म्यूटेशन ब्रीडिंग भी करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। कई सारी जगहों से हम प्लांट्स लेके आते हैं और देखते हैं कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किस में अच्छे गुण हैं। तो हम ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी अप्रोच या सिलेक्शन के थ्रू उच्च वैरायटियाँ निकालते हैं। उसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं जो उसमें वो गुण आ रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हैं, वो क्यों आ रहे हैं, उनमें कौन से ऐसे पदार्थ हैं, कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। और उसकी जो बायोसिंथेसिस होती है, मतलब उनके बनने का जो प्रक्रिया होती है, वो किस तरीके से है। एक प्लांट में अगर देखें, तुलसी में कोई दूसरे गुण होंगे और अश्वगंधा में दूसरे गुण होंगे। दोनों की प्रॉपर्टीज भी अलग होती हैं और दोनों के हेल्थ के लिए जो लाभ हैं दोनों के अलग अलग हैं, जो कि उसमें पाए जाने वाले गुणों के कारण से होते हैं। तो उनकी बायोसिंथेसिस कैसे हो रही है, किस तरीके से वो बन रहे हैं, उनको हम जानने की गति जो है, जानने की प्रक्रिया है, वो करते हैं। और साथ में कोशिश करते हैं कि जो उच्च वैरायटीज हमारी निकल रही हैं, जिनको हम निकालते हैं, वो किसानों तक हम पहुंचाएं। तो इस काम में हम पूरी तरीके से लगे रहते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा कि सीमैप ने किस तरीके से काम किया है। अगर आप देखें अर्ली 80s में, 82, 83 में भारतवर्ष में मेंथॉल मिंट का प्रोडक्शन 0 होता था। सीमैप ने जो वैरायटीज़ निकाली, अपनी उच्च वैरायटीज़ निकाली और फार्मर्स तक उसको ले गए, किसान भाइयों ने उसको अपनाया। आज 25 साल से लगातार से हम लोग सबसे बड़े प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर्स हैं। इंडिया विश्व का 80% मेंथॉल मिंट प्रोड्यूस करता है, वो सीमैप के कारण से हो पाया जो वैरायटीज़ निकाली। इसके साथ में आप अभी रिसेंट का अगर देखें तो लेमन ग्रास एक ऑयल होता है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत का होता है और कई सारे देश उसको अपनाते हैं और यूज करते हैं। पिछले 5 सालों में हमने लगातार उसका प्रोडक्शन बढ़ाया है और किसानों के माध्यम से बढ़ाया है। आज हम वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर हो गए हैं। 600 से ज़्यादा टन लेमन ग्रास इस बार हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। तो आप समझ सकते हैं वैरायटी निकालने से लेके किसानों तक ले जाना, फिर किस तरीके से जो है मार्केट में जाना है, वो पूरी की पूरा एक पैकेज हमारे पास होता है और जिससे किसान भाई लोग भी लाभान्वित होते हैं और हमारी इंडस्ट्री भी लाभ। इसी संस्था यानी सीमैप में ही कार्यरत वैज्ञानिक इंसा यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर आकांक्षा सिंह पत्रिका के श्रोताओं से कहती हैं, मैंने जो कार्य किया है वो बेसिकली सूक्ष्म जीवियों पर है, यानी कि माइक्रोब्स पर काम किया है। तो जो लोग नहीं जानते हैं, पहले तो मैं एक कंसेप्ट बताना चाहूंगी। जैसे आजकल माइक्रोब्स के बारे में जो नहीं भी जानता, तो कोविड ने सबको सिखा दिया। कोविड बीमारी आई, सबको पता चल गया कि माइक्रोब्स कुछ होते हैं जो बीमारियां करते हैं। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि हानिकारक होते हैं, लेकिन मैंने जो माइक्रोब्स पर या जिन सूक्ष्म जीवियों पर काम किया वो बेनिफिशियल माइक्रोब्स है या अच्छे ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स हैं, और जो कि आपके प्लांट से यानी कि पौधों से जुड़े माइक्रोब्स होते हैं।
अब एक सबसे जो अच्छी बात है जो बहुत लोग नहीं भी जानते हैं कि 1% माइक्रोब है जिनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन है, बाकी 99% जो के है बारे में हम जानते ही नहीं हम हैं। जानते ही नहीं है। तो इस पे बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो पौधों के साथ जुड़े माइक्रोब्स पे काम करना क्यों आवश्यक हो जाता है? क्योंकि देखिए आजकल केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब की बहुत स्प्रेइंग होती है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है ये, मतलब नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम ऐसे ऑल्टरनेटिव्स खोज रहे हैं जिससे कि हम इन केमिकल से बचाव कर सकते हैं। तो ये माइक्रोब्स में इन खूबियां होती हैं कि ये आपके की पौधों की ईल्ड बढ़ाते हैं, आपका जो बैक्टीरियल और फंगल डिजीजेस होती हैं, जो मतलब बीमारियां होती हैं, उनसे भी बचाते हैं। तो मैंने जो माइक्रोब्स पे काम किया वो एक नॉर्मली घरों में चने की दाल खाते हैं, चने के पौधे के रूट्स पे, मतलब यानी कि उसकी जड़ों के आसपास जो माइक्रोब्स होते हैं, क्योंकि जड़ क्या होती है, जड़ बहुत सारे खाने वाले पदार्थ माइक्रोब के लिए खुद रिलीज करती है। नोड्यूल्स उसमें नोड्यूल्स होते हैं, बने वो रहते हैं। राइजोबियम होते हैं। अच्छा। लेकिन हमने जो काम किया था वो पीजीपीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया पे काम किया था, जो कि जड़ों से जुड़े होते हैं। उनको हमने लैब कंडीशंस में आइसोलेट किया और कल्चर किया, और उसके बाद उनकी एफिकेसी को हमने पॉट ट्रायल से टेस्ट किया। जो अच्छे माइक्रोब्स मिले, जिनमें कि डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी थी, या जो आपके फंगल पैथोजेंस को मार रहे थे, जो बैक्टीरियल पैथोजेंस को मार रहे थे, उनको हम फील्ड लेवल पे लेके गए और हमने मैकेनिज्म से, मतलब बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स और मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म से ये पाया कि ये बेनिफिशियल माइक्रोब्स जो हैं हमारे प्लांट सिस्टम के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये मोटा मोटा जो अगर आप ले कितना मैम समय लगा होगा इसमें? करीब 4 साल, 4 से 5 साल। मैं युवाओं से सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अगर आप साइंस में हैं और इस डोमेन में आते हैं तो लगन से काम करिए, मेहनत से काम करिए और इनोवेटिव साइंस की बात करिए। मतलब जो भी काम करिए जो साइंटिफिक, क्योंकि देखिए आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हर फील्ड में हैं, तो कुछ इनोवेटिव साइंस करना चाहिए हमें। पेटेंट्स पे, इन सब पे बहुत अच्छा फोकस होना चाहिए। ग्लोबल जो काम हो रहा है उस पर पैनी नज़र रखें, लेकिन हमारे देश की जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारे देश में जिस चीज़ों की ज़रूरत है उसके हिसाब से अपनी साइंस को मोल्ड करें और अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। सगंध सेनानी, स्वरांश सौजन्य, योगेंद्र प्रसाद, आकाशवाणी लखनऊ। पिछले माह के अंक में हमने इंटरनेशनल डे ऑफ द टाइगर का उल्लेख किया था। कुछ उसी तर्ज पर वर्ल्ड लायन डे भी मनाया जाता है हर वर्ष 10 अगस्त को। पर्यावरण संतुलन और वनों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में इन बिग कैट्स का अहम योगदान है। इनके संरक्षण संवर्धन के प्रति अधिक जागरूक होना भी हमारा ही कर्तव्य है। 10 अगस्त को ही विश्व बायोफ्यूल दिवस मनाया जाता है। 1893 में इसी दिन डीजल इंजन का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक सर रुडोल्फ डीजल ने मूंगफली के तेल के माध्यम से एक मैकेनिकल इंजन चलाया था। आज पर्यावरण के स्वास्थ्य की दृष्टि से इस ओर काफी बड़े पैमाने पर अनुसंधान किया जा रहा है। पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिक डॉक्टर SSV रामकुमार पत्रिका को बताते हैं, अभी फिलहाल जैव ईंधन का गन्ने की रस को फेर्मेंटेशन करके इथेनॉल है, आम इथेनॉल प्रोड्यूस करने की एक जरिया है। उसको हम फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल मानते हैं, 1G है। उसके अलावा अभी 2 जनरेशन और है, सेकेंड जनरेशन इथेनॉल है और थर्ड जनरेशन इथेनॉल है। थर्ड जनरेशन तो बहुत कम लोगों ने सुना होगा। सेकेंड जनरेशन तो ये है कि जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल क्रॉप रेसिड्यू है उसका हर विंटर मंथ में हर साल जो है चर्चा में रहता है। वो किसान जो है अपनी अगली फसल की तैयारी में ये जो स्टबल है उसको जला देते हैं, क्योंकि उनको जल्दी जल्दी दूसरी फसल की तैयारी करनी है और उनका खेत जो है तैयार होना है, पराली को जला देते हैं। तो उसकी वजह से दिल्ली NCR में क्या असर होता है, कितना पोल्यूशन बढ़ता है, ये हम सब जानते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इस समस्या को समाधान ढूंढने में और इथेनॉल की अवेलेबिलिटी वैकल्पिक तरीके से बनाने का एक मुहिम उठाया उन्होंने। वो सेकेंड जनरेशन इथेनॉल है। हमारे जैसे 3 स्टेट कंट्रोल्ड बड़े ऑयल कंपनीज है, इनको बोला गया कि आप एटलीस्ट 12 बड़े बड़े सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट खड़ा करिए जो एग्रीकल्चरल रेसिड्यू को इस्तेमाल करते हुए इथेनॉल बनाएंगे। इस पाथवे को हम बायोकेमिकल पाथवे बोलते हैं। ये केवल केमिकल रासायनिक रूप में ये नहीं बनता है,
इसमें बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन भी है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मंगलवार 23 अगस्त को विवेकानंद हॉल CSIR निस्पर पूसा नई दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मासिक पत्रिका विज्ञान प्रगति के विज्ञान लोकप्रियकरण विशेषांक का विमोचन किया गया। मुख्य अतिथि CSIR के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर शेखर सी मांडे और विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक TCS डॉक्टर शर्मिला मांडे की उपस्थिति में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में भारतीय संस्थाओं की भूमिका को रेखांकित किया गया। निस्पर के डायरेक्टर डॉक्टर रंजना अग्रवाल, विज्ञान प्रगति का ये 70 वर्ष पूरा करने पर एक विशेषांक है। ये एक मासिक पत्रिका विज्ञान प्रगति जो पिछले 70 वर्ष से लगातार प्रकाशित हो रही है। इसका शुरू से उद्देश्य ये रहा है कि हम विज्ञान की बातें एक आम भाषा में, जो भारतीय भाषा हमारी है, राजभाषा हिंदी, हम समाज के सभी वर्गों तक कैसे अच्छे से पहुंचा सकें, उस दृष्टि से विज्ञान प्रगति की शुरुआत हुई। आज़ादी के बाद भी हम साइंस को इंग्लिश में ही ज़्यादा देखते हैं क्योंकि ये पश्चिम से आया विज्ञान, इसको हमने इंग्लिश में ही माना है और इंग्लिश में ही प्रकाशित करते हैं। पर भारतीय समाज में अगर हम देखें तो सिर्फ 10 से 12% लोग ऐसे हैं जो कि इंग्लिश भाषा को समझ पाते हैं। तो इसका मतलब है कि हम एक बहुत बड़ी आबादी को साइंस कम्युनिकेशन से दूर रखते हैं क्योंकि हम उनके पास पढ़ने के लिए एक ऐसा सामग्री नहीं है जो कि सार्थक हो और जो सटीक हो। तो विज्ञान प्रगति जब शुरू हुआ 70 वर्ष पूर्व, तो उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम हिंदी भाषा में, जो कि भारत की जनमानस की भाषा है, उस भाषा में हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में जो नवाचार हो रहे हैं, जो नई कल्पनाएं आ रही हैं, वो समाज तक साझा कर सकें। क्योंकि ये आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष था, तो शुरू से ही हमारा ये प्रयास रहा कि हर अंक एक खास विशेष अंक के रूप में निकल कर आए और उसका फोकस कुछ ना कुछ जरूर हो। तो इस विशेषांक में कि भारतीय समाज में विज्ञान लोकप्रियकरण के लिए किन किन संस्थाओं ने काम किया है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो आज़ादी से पूर्व की संस्थाएं हों या आज़ादी के बाद की संस्थाएं हों, किस तरह का कार्यक्रम वो अपने माध्यमों से कर रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विज्ञान के बारे में जानकारी मिल सके। तो उन्हीं सभी संस्थाओं को एक मंच पर लाने का काम इस विशेषांक ने किया है। इसमें 47 संस्थाओं का विवरण है जो कि मुझे लगता है अपने आप में एक समग्र विशेषांक है कि अगर हम भारतीय समाज में कभी भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विचार की बात करेंगे तो इस विशेषांक के माध्यम से हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी संस्थाएं किस किस विधाओं से विज्ञान लोकप्रियकरण का कार्य कर रही हैं। समय का ये पड़ाव देश की कुछ ऐसी विज्ञान विभूतियों के जीवन चक्र के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है जिनके विविध योगदान के बिना कई अहम क्षेत्रों में हमारी प्रगति गाथा अधूरी ही कही जाएगी। प्रोफेसर आशुतोष मुखर्जी, डॉक्टर BC रॉय, डॉक्टर विक्रम साराभाई, गांधीवादी मौसम वैज्ञानिक अन्नामणि, खगोल शास्त्री डॉक्टर मनाली वेनु बप्पू, धातु शास्त्री डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित खगोल शास्त्री सुब्रमण्यन चंद्रशेखर के अतुलनीय योगदान को विज्ञान भारती का नमन और आदरांजलि पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को, जिन्होंने देश को नारा दिया जय विज्ञान का। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। मनोज माइंडकर और भुवन अपूर्व झा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।